दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं। इन 7 दिनों में रिवीजन एक की होता है अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो। इसको नज़र में रखते हुए हमने अपनी तरफ से एक क्विक रिवीजन सीरीज चालू की है जिसमें एक एक सब्जेक्ट को कवर करवाया जा रहा है। विद इन अ वीक हम हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने रख के कवर करवा दिया जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को कवर किया है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट उनको डिटेल में, साथ ही में पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया है और साथ ही में शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर किया है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी कवर किया है। इवन जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट न्यू आर्टिकल ऐड हुए उनको भी कवर किया गया। ठीक है, तो ये हाई यील्ड टॉपिक्स है जो डेफिनेटली इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में डायरेक्ट हिट होगा और मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी। अब इसका एग्जाम्पल कैसे आप समझ सकते हो कि क्या ये सच में सर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपसे अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बस आप सोचिए। एंटी डिफेक्शन जिस मिनिस्टर के ऊपर लगता है क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक मेंबर है बीजेपी का, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग गया। अब क्या बीजेपी उसको मिनिस्टर बना के रख सकती है कि नहीं रख सकती? अगर जिसको पता होगा कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? 9th शेड्यूल आपके अंदर ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अलाउ स्टेट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन ऑफ अ सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के ऊपर से फिर बात होने लग गई थी। प्रोटेक्टेड लॉ रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन बीइंग अ चैलेंज इन द कोर्ट, तो प्रोटेक्शन मिल गया, मतलब आप कोई भी केस चलेगा और फिर उसको 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाल दिया जाता था ताकि जुडिशियल रिव्यू न लगे। अब जिनको पता है ये कमेंट करके जरूर बताएं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसकी गवर्नमेंट के टाइम पे आया था और उसके टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, परमिट नेशनलिज्म ऑफ अ ट्रेड बिजनेस इवन इफ अफेक्टेड द राइट टू ट्रेड। ठीक है, पहला ये हो गया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर चलते हैं। रिप्लेस ओल्ड स्टेट कैटेगरीज ए बी सी डी, 4 में बने थे, 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। अलाउ हाई कोर्ट टू हैव अ ज्यूरिडिक्शन ओवर यूनियन टेरिटरी। इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। हाई कोर्ट पूरे साल भर न्यूज में रहा है, इनडायरेक्टली ये चीजें पूछा जा सकता है। ठीक है, एनेबल अ कॉमन हाई कोर्ट 2 और मोर स्टेट, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये 2 स्टेटमेंट सबसे ज्यादा स्टार मार्क कर लिए अभी तक का, सबसे इंपॉर्टेंट है। अलाउ अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग हाई कोर्ट जज। अब देखिए ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट एज इट इज आप याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, नहीं याद हो रहा 2 बार सुनिए, इसको याद हो जाएगा। स्टार मार्क है 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये 3 चीजें। ठीक है, मैं आगे पूछूंगा, बस आप लेक्चर में बने रहना, मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस भी पूछता रहूंगा। अब आता है 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्या कहता है कि दमन एंड दीव को एज ए यूनियन टेरिटरी ऐड किया था इंडिया में। ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब मुझे ये बता सकते हो कि दमन और दीव और गोवा यहाँ पे कौन सी एक कॉलोनी थी जो राज करती थी और कौन से मिशन से उसको हटाया गया। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा इस टाइम पे आपको हर एक क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो सच में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बात करते हैं। इसने क्या किया था? गोवा को ऐड किया था, दमन एंड दीव इन द इंडियन यूनियंस में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या था? गिव द स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड मेड द स्पेशल प्रोविजन फॉर इट। सबसे इंपॉर्टेंट है 13th वाला, स्टार मार्क कर लीजिए, 4 स्टार मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली इस बार आ भी सकता है ये। ठीक है, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था? इनकॉर्पोरेट पौंडीचेरी इनटू द इंडियन यूनियंस में ऐड किया था। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल इसकी बना के मिली थी। हिमाचल प्रदेश ऐड हुआ, मणिपुर था, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी, अदर स्टेट्स को भी ये एक्टिविटी करने के लिए मिला था। ठीक है, 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या फैसिलिटी क्या था कि मेघालय को एज अ स्टेट बनाया गया था। तो कौन से 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक ऑटोनॉमस न्यू स्टेट स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मेड अ सिक्किम फुल फ्लैज स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। कौन से अमेंडमेंट से 36? आप जिन्होंने सुना है ये मुझे बता दो कि जो एक्टिंग हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? पहली चीज। दूसरी चीज, कौन से अमेंडमेंट से आया? ठीक है, इसके साथ आपका रिवीजन भी चलता रहेगा। बस आप ये वीडियो देखिए, 3 बार रिवीजन मैं खुद करवा दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क ऑलवेज ये हमेशा रहती है। इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई थी? एक तो पहली बात तो इनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है। एड 3 वर्ड प्रियम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। कौन से 3 वर्ड याद किया था? ऐड किया था सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। इसके साथ क्या ऐड हुआ था? फंडामेंटल ड्यूटीज आए थे। फिर मेड अ प्रेसिडेंट बाउंड द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। तो अब जब भी काउंसिल मिनिस्टर एडवाइस देगा प्रेसिडेंट इसके लिए बाउंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ मेजर चेंज हुआ था जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी प्रोवाइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल ऑफ अदर मैटर्स। अब मुझे ये बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, और कौन से पार्ट में आता है? ठीक है, अब आपको आगे दिख ही गया है वो।
फ्रोज द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, 1971 का सेंसस यहाँ पे फ्रोज कर दिया, किसके थ्रू पे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पे। एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कौन से एडेड हुए थे आर्टिकल, मैं अभी आपको आगे बता ही दूंगा। इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड, इसका आर्टिकल कौन सा ये बताना, और इससे कौन सा एक नया एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं नालसा एक्ट। इस नालसा एक्ट के बारे में आप जानिए, मैं एक साइड बाय साइड आपको चीजें बताते जा रहा हूँ, सिर्फ पीडीएफ में हर चीज नहीं है, मेरी तरफ से बताया जा रहा है आपको, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट, ये भी आपको ऐड किया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसके अंदर आर्टिकल क्यों नहीं ऐड किया है। देखिए यूपीएससी अब आर्टिकल पूछना बंद कर दिया, अब सीधा सीधा वो स्टेटमेंट ऐसे बना देता है, तो मैंने स्टेटमेंट लिया ना कि आर्टिकल लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंडेड प्रेसिडेंट रूल्स, ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ टू 1 ईयर तक कर सकते हैं। प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, इसके ऊपर रिकमेंडेशन भी दिया था। अब दूसरा आर्टिकल कौन सा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसने क्या किया, मेड अ प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर बियॉन्ड द कोर्ट रिव्यू, नॉन जस्टिसेबल रहता था अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया। लेकिन क्या प्रेसिडेंट रूल के ऊपर अब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और हो सकता है तो आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से स्टेट में अभी तक हुआ भी है। मेड द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट गवर्नर एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन जस्टिसेबल, मतलब आप ऑर्डिनेंस पावर को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। अलाउ द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ मल्टीपल नेशनल इमरजेंसी ऑन द डिफरेंट ग्राउंड एट द सेम टाइम, मल्टीपल नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। मैंने अपने एक लेक्चर में बता चुका हूं कि नेशनल इमरजेंसी कौन सी टाइप्स की होती है। अब आपको सिर्फ मुझे ये बताना आर्टिकल 358 और 359 में क्या फर्क है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। और आपको इस टाइम पे अगर ये दो चीज नहीं आ रही तो आप बहुत बड़े डेंजर में हो, ये तो मेरी तरफ से गारंटी है। 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 से आया है। इसमें क्या किया, एक्सक्लूड किया था इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर फ्रॉम अ कोर्ट ज्यूरिडिक्शन, गिव द पार्लियामेंट द पावर टू डिसाइड हाउ मच सच डिस्प्यूट्स वुड बी सेटल्ड, एडेड अ सर्टेन लॉ 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो 9th शेड्यूल में प्रोटेक्शन दिया था 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और इसी के साथ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी जी ने एक प्रोटेक्शन दे दिया था कि अब कोई भी कोर्ट एज अ मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई केस नहीं कर सकती, इसके ऊपर से एक पावर दे दिया था। लेकिन उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई, किसकी आई दूसरी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई की। फिर चेंज हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। अब इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस है, सबसे पहला लोकसभा असेंबली का टर्म 5 ईयर हो गया, है ना। इससे एक्सटेंड किया गया था, जब इमरजेंसी हुआ तो 6 ईयर हो गए, तो इसको 5 ईयर फिर से कर दिया गया। कोरम बनाया गया, मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्टिंग सेटिंग, रिस्टोर द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बनाया गया। रिमूवल मेंशन ऑफ अ ब्रिटिश हाउस ऑफ अ कॉमन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सब हटाया गया। अलाउ न्यूज़पेपर टू पब्लिश द ट्रू रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट फियर ऑफ लीगल एक्शन। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे सबसे पहला प्रेस को मिल गया था, ये था हमारा 44th का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और यहाँ पे आपका आता है स्टार मार्क, डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ कैबिनेट एडवाइस वंस बट मस्ट एक्सेप्ट इट्स रिसबमिटेड, ठीक है। आगे जाते हैं, रिमूवल ऑफ अ फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ अ प्रेसिडेंट गवर्नर इशूइंग ऑर्डिनेंस, सबसे चली चीज है। Restore the some power of the Supreme Court, High Court taken during the 42nd Constitutional Amendment. Replace a vague terms, internal disturbance को हटा के armed rebellion for a declaring of a national emergency. अब armed rebellion होगा तभी national emergency को announce किया जाएगा। National emergency now require a written cabinet approval. अब written cabinet approval करना पड़ेगा, मतलब not just a PM word चलेगा। अब पीएम पहले क्या होता था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी तब वो प्रेसिडेंट को बोल दिया और लग गया इमरजेंसी। मगर आज के टाइम पे रिटर्न लेटर लिखा जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करे ना करे वो बात की बात है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो फिर रिटर्न भेजेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेगा, फिर उसके बाद रिटर्न भेज देगा, तो प्रेसिडेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट उसको भेज सकता है। तो आज तक क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो ये पावर क्यों दिया? अगर ये पावर होती है, अब सबसे पहला आपको दिमाग में फटक से कनेक्ट करने आना चाहिए कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि प्रेस को फ्री लीगल, एक तो फ्री लीगल एक्शन दे दिया कि आप अपनी तरफ से, प्रेस को दे दिया है कि आप अपनी तरफ से जो भी आपको छापना है छाप सकते हो। अगर प्रेसिडेंट ने एक भी बार रिटर्न कर दिया तो एज ए रेपुटेशन उस गवर्नमेंट की गिर जाएगी कि भाई प्रेसिडेंट और एक लेजिस्लेचर में ही कंफ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, जो पार्लियामेंट की तीनों पार्ट में ही कंफ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। चलिए, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, कौन से आर्टिकल में डाला? आर्टिकल 300A में। कौन से अमेंडमेंट से आया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से।
आर्टिकल 20 और 21 प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट टू कन्वेंशनल ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कौन से दो आर्टिकल नहीं कभी सस्पेंड हो सकते? आर्टिकल 20 और 21। रिस्टोर कोर्ट पावर डिसाइडेड इलेक्शन डिस्प्यूट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड स्पीकर। ठीक है, चलिए। फैक्ट, दिस अमेंडमेंट वाज अ मेजर रोल बैक ऑफ इमरजेंसी ईरा चेंज मेड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन इज एम टू प्रोवाइड अ डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल राइट। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो सबसे बड़ा रीजन था वो लाने का कि पहली बात तो हमें डेमोक्रेसी बचानी है, ठीक है, वो उसको बचाया गया। दूसरा, एक तो फ्री लीगल कुछ प्रेस को भी फ्री लीगली सब कुछ प्रोवाइड किया जाए कि वो भी फ्रीडम मिले। जैसे कि बोला जाता है ना 1976 के पहले कोई भी प्रेस इतना खुल के बोलती नहीं थी, लेकिन आफ्टर 1978 के बाद धीरे धीरे प्रेस भी खुल के बोलना चालू कर दी थी। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद आता है हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और बहुत सारी चीजें मेजर आई थी। सबसे पहली थी एंटी डिफेक्शन लॉ। अब मुझे इसके साथ ये बताइए 1985 में किसी गवर्नमेंट थी और कौन प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, ये आपको बता दें, जो भी मैं एक्स्ट्रा चीजें बोल रहा हूँ अगर नहीं याद है तो उसको जाके सर्च करें। एज इट इज जब भी एग्जाम में आ जाएगा तो आपको ये जरूर टेंशन होगा कि कैसे ये एग्जाम में पूछ लिया गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ टू प्रिवेंट अ पॉलिटिकल डिफेक्शन बाय द लेजिस्लेटिव आफ्टर द इलेक्शन, provide for a disqualification of MP and MLA if they defect from the third their party, added to the constitution, added the 10th schedule of the constitution known as the anti defection schedules। ठीक है, 10th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था। शेड्यूल में अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। डिफेक्शन मीन्स क्या होता है? सबसे पहली बात तो डिफेक्शन होने के बहुत सारे, जैसे वॉलंटरी गिव अप ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, जो भी वॉलंटरी गिव अप करता है मेंबरशिप, वोटिंग absenting अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्शन विदाउट परमिशन, तो उनके ऊपर क्या आती है? विप। विप कौन निकालता है? एज अ पार्टी। विप लीडर कौन होता है? पार्टी चूज करती है। ठीक है, तो पार्टी एक गाइडेंस निकालती है, इस बिल पे जाके सबको यस करना है, तो सब जाके यस करेंगे। जो नो करेंगे उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, है ना, गुंडागर्दी ऐसे ही चलती है। A split in party 1/3 member was initially considered as a valid ground avoid the disqualification। फिर उसके बाद इसको हटा दिया गया। फिर 91 कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 2001 तक बहुत सारे ऐसे इशू आए थे। अब बताओगे क्यों हटाया गया, ये कोई कमेंट कर सकता है। और एक फेमस प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज बोली थी पार्लियामेंट में खड़े होकर कि यहाँ पे एक एक आदमी की एक एक पार्टी है, उस एक एक पार्टी की वजह से आज मैं हारा हूं। तो मेरी हार नहीं है, ये एक डेमोक्रेसी की हार है। कौन से ऐसे फेमस प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी ये स्पीच थी? ठीक है, द डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन इज टेकन बाय द स्पीकर चेयरमैन ऑफ द कंसर्न हाउस है। कंट्रोवर्सी क्या थी? द स्पीकर डिसीजन वाज इनिशियली फाइनल बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। दिस वाज पार्शियली रिवर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द कौन सी क्यूहोतो होलो केस, होलन केस 1992 में हुआ था। कब से? क्यूहोतो होलन केस 1992 में, which allowed the limited judicial review। ठीक है, aim to ensure a political stability, especially after the frequent defection in 1960 to 1970। अब होता क्या था? एंटी डिफेक्शन में सबसे ज्यादा पावर प्रोसीडिंग ऑफिसर की होती थी, मतलब एज ए स्पीकर की होती थी। अब स्पीकर के पास पावर था कि कब उसका लेटर एक्सेप्ट करना है, नहीं करना, कब डिस्क्वालिफिकेशन अनाउंस करनी है। और वो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है कि स्पीकर कब डिस्क्वालिफिकेशन किसी को अनाउंस कर सकता है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लग गई। तो इसके वजह से ये सब चीजें कोई आने लगी। तो कोलो हितो केस था जो 1992 में हुआ था, उसके ऊपर से ये था। ठीक है, अब चलते हैं 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो सबसे मेजर चेंज किया था। अब यूथ को ऐड किया गया एज अ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में। अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में यूथ को ऐड कैसे किया जा सकता है? जब उनकी एज कम हो, तो उनकी एज कम की गई, 21 to 18 ईयर्स की गई। फिर एम्पावर, यूथ को एम्पावर किया कहाँ पर? डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 18 साल से वो डेमोक्रेसी में वोट दे देंगे और 21 साल से वो पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। उन्हें पहले 21 साल में वोट करते तब उनको समझ आती थी, अब 18 साल की एज में कर दिए। दिस अमेंडमेंट गेव अफेक्ट द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर द यूथ इंक्लूजन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। मैं अगर हैरान नहीं होऊंगा, मैं अगर एक पर्सनली एडवाइस दूंगा, अगर गवर्नमेंट की कोई चीज कोई एजेंसी देख रही होगी, तो मैं उनको एक पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ कि ये 18 साल से 16 साल कर दे या तो 17 साल कर दे, मगर अब एज कम करने की जरूरत है, क्योंकि अब पर्सन जो 16 एज की ईयर हुई है वो काफी मेच्योर भी हो गए। तो अब इसके ऊपर जरूर मुझे जहां तक अंदाजा है कि जरूर इसके ऊपर एक काम भी दिखेगा। एम्पावर यूथ टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी प्रोसेस, बताया आपको। दिस अमेंडमेंट गेव द अफेक्ट टू अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर द यूथ इंक्लूजन इन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, चलिए अब
कुछ और भी अमेंडमेंट है, जैसे कि इसमें लिखा नहीं, हाँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर चलते हैं। इसने क्या किया, 73rd, थर्ड से क्या आता है, 3 टीयर आ गया, ठीक है, 3 टीयर सिस्टम बन गया था। अब किसने 3 टीयर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट करके बताना, कौन सी ऐसी कमेटी थी, उस कमेटी का नाम क्या है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पीआरआई बन गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ गया। और पंचायती राज जो है ये किसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी किसे के बोलते हैं, ये भी जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और ये सब अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो आपको फटाफट आपके माइंड में रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए। इंट्रोड्यूस 3 टीयर सिस्टम, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, ये 3 लेवल पे बना दिया गया था। मेड इलेक्शन एवरी 5 ईयर मैंडेटरी है, हर 5 साल में इलेक्शन होना ही होना चाहिए। प्रोवाइडेड स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसी के साथ मुझे बता दें, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे कि नहीं थे, पहली चीज तो ये, अगर नहीं थे तो कौन से अमेंडमेंट से है, ठीक है। 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स और ST/SC रिजर्वेशन एज पर द पॉपुलेशन, उस स्टेट के या उस डिस्ट्रिक्ट के या उस ब्लॉक के या उस विलेज लेवल के SC/ST रिजर्वेशन के हिसाब से, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाएगा। स्टेब्लिश ग्राम सभा फॉर द डायरेक्ट विलेज लेवल पार्टिसिपेशन, कितना क्लियर हो गया। अब आप जब भी इस एग्जाम में सेलेक्ट होते हो, इस बार हो गए, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हो, पहले आप चालू करोगे ब्लॉक लेवल से काम करना, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे, फिर एज ए DM बन जाओगे, ठीक है। चलिए, मजा आया ना सुन के। एम टू स्ट्रेंथन द ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या था, एक प्रोसेस था डिसेंट्रलाइजेशन, और एज इट इज PYQ में पूछा है। इतना समझ में आया। इसी के साथ मुझे ये बता दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे लिए, कि दमन और दीव, इनको एज ए यूनियन टेरिटरी कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, सोचो। कान में ईयरफोन लगा के 2 के X के स्पीड में भगा के आपका लग रहा है आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। ये क्या किया, ये ULB बनाया। ULB क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडीज, ये तो गांव के लिए हो गया, शहरों के लिए भी तो फोकस करना है, तो अर्बन लोकल बॉडीज आ गई। अब अर्बन लोकल बॉडीज बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और ये चल ही रहा था। क्यों अर्बन लोकल बॉडीज को इंट्रोड्यूस किया था, अगर आप थोड़ा सा सोचें, अगर आपने ब्रिटिश राज या आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्बन लोकल बॉडीज एक ब्रिटिश का सबसे अच्छा एक प्लान था, जिसके थ्रू पे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो इंडिया को भी ये समझ में आया था कि अर्बन लोकल बॉडीज एज ए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, मैं PCS के एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं UPSC के एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो UPSC के एग्जाम में हमेशा एनालिटिक बेस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं अपनी एक एनालिसिस डाल रहा हूँ। अगर मैं भी जब रिवाइज करता हूँ तो मैं ऐसे रिवाइज करता हूँ, ठीक है। तो क्या ऐड हुआ था, कौन सा पार्ट, 9th है, कौन से आर्टिकल से, 243P से आर्टिकल 243ZG तक, ठीक है। तो इसमें म्युनिसिपैलिटी एज अ टर्म यूज किया गया है। क्रिएटेड 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, पहली नगर पंचायत, दूसरी म्युनिसिपल काउंसिल, तीसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये 3 है। तो इसमें एक ट्रांजिशन एरिया, मतलब जो अर्बन से थोड़ा रूरल की तरफ जा रहा है, रूरल से अर्बन की तरफ जो थोड़ा थोड़ा जा रहा है, फिर सेमी अर्बन एरिया, स्मॉलर अर्बन एरिया जिसको सेमी अर्बन एरिया बोलते हैं, और एक लार्ज अर्बन एरिया जैसे मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, कलकत्ता हो गया, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। एंश्योर रेगुलर इलेक्शन, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन एंड फाइनेंशियल कमीशन, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया था। और ये रहा उसका अमेंडमेंट कि किसने, कौन से अमेंडमेंट से स्टेट फाइनेंस कमीशन और फाइनेंशियल इलेक्शन कमीशन आए। अब आप सोचोगे सर ये बनाने की जरूरत क्या थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही दे देना चाहिए था। देखिए, पहले ही हमने ऊपर क्या बोला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा, जब तक आप स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन को अलग नहीं करते हो, ठीक है। इस तरीके से पढ़ोगे ना तो भाई याद हो जाएगा, कोई ट्रिक नहीं है, एकदम इजीली मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। एडेड 10 शेड्यूल 18 फंक्शनल आइटम ऑफ द ULBs, ठीक है, ये ऐड किया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो सबसे बड़ा पार्ट था कि 6 से 14 साल के लड़कों के लिए एजुकेशन फ्री कर दिया था। DPSP में 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 45 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, जिसमें क्या बोला गया था, आर्टिकल 45 को ऐड किया गया था, जिसमें प्रोटेक्ट अर्ली चाइल्डहुड 0 to 6 ईयर्स को यहाँ पे कवर किया गया था। और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 में 6 to 14 ईयर्स को फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में क्या ऐड किया गया था, एंश्योर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर। और ये क्या ड्यूटी मतलब क्या होती है कि पेरेंट्स की ये गारंटी बनती है, कि पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको आप 6 to 14 ईयर्स में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, पहली चीज।
स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे अंडर आर्टिकल 21A। तीसरी चीज कि डीपीएसपी पे आर्टिकल 45 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 0 to 6 ईयर के चाइल्ड को प्रमोट करे अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो उनकी माल न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन एक्टिविटी होगी, वो सब चीज को रिकॉर्ड करे। अब आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि आर्टिकल 21A क्या डिफरेंस है, 45 में क्या डिफरेंस है और आर्टिकल 51A में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये स्टार मार्क के साथ आप याद कर लीजिए, मैंने बता दिया एक कनेक्ट के साथ। चलिए अब आगे चलते हैं 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एम्पावर्स टू स्टेट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर अ सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास एससी और एसटी के लिए। ये कौन से केस के साथ आया था, ये जरूर मुझे कमेंट करना। बहुत फेमस केस है और इसमें से एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया फिक्स कर दी थी कि इतने परसेंटेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कुछ स्टेट को परमिशन दिया गया था और क्यों दिया गया था, मैंने एक बार अपने टेलीग्राम के ग्रुप में ऑलरेडी बताया था। तो दोस्तों अभी तक आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना। अगर आपने इसमें लाइक 150 के ऊपर पहुंचाते हो तो मैं हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही नोट्स बना के दूंगा और आपको कमेंट करके बताना भी पड़ेगा। ठीक है, एम्पावर स्टेट मेक ए स्पेशल प्रोविजन SEBC। फिर उसके बाद आपको ये पता चल गया एप्लीकेबल टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड इन प्राइवेट, जितने भी इंस्टीट्यूशन वहां के इंक्लूड किया था। एक्सेप्शनल डज नॉट अप्लाई माइनॉरिटी रूल्स इंस्टीट्यूशन लाइक आर्टिकल 31A। मतलब अब यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मदरसा हो गया, अदर एक्टिविटी हो गया, अदर कई चीजें होगी, वहां पे कोई भी ऐसे सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कमीशन को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंसर्ट क्लॉज 5 आर्टिकल 15 में क्या किया, आर्टिकल 15(5) ऐड किया, कौन से, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एनेबलिंग रिजर्वेशन इन एडमिशंस। ठीक है, फिर एनेक्ट मेनली टू सपोर्ट 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोटा लॉ, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 से स्टैब्लिश किया गया। अपहेल्ड द सुप्रीम कोर्ट अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 में 27% ओबीसी कोटा बट एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर। ठीक है, अब इसी के साथ हम चलते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ चलिए, इसके पहले मैं 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ बता देता हूँ। 91st मैं लिख देता हूँ, ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहली चीज है कि 15% जो सीट है टोटल स्ट्रेंथ होगी, किसकी टोटल स्ट्रेंथ होगी ये, ठीक है, किसकी टोटल स्ट्रेंथ होगी, लोकसभा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। तो कहां से, 15 में, कौन सा अमेंडमेंट से आया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन का एंटी डिफेक्शन जो इसको स्ट्रेंथन किया गया था, जैसे कि ऊपर पढ़े थे, तो क्या कर दिया था, पहले 1/3 था, अब 2/3 करके अगर कोई मेंबर 2/3 निकलता है, कोई दूसरे पार्टी में जाता है, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। अगर जिसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग गया, ठीक है, जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग गया तो वो एज ए मिनिस्टर कभी नहीं बन पाते हैं। ठीक है, कब तक नहीं बन पाएंगे, जब तक एंटी डिफेक्शन लगा रहेगा। ठीक है, और एंटी डिफेक्शन कौन से अमेंडमेंट में ऐड, कौन से शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में ऐड किया था। ठीक है, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। तो इसने क्या रिप्लेस किया था, कॉलेजियम सिस्टम, NJC बन रहा था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंट, जिसको बाद में अल्ट्रावायरस कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। NJC वाज अपॉइंटेड ट्रांसफर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बहुत न्यूज में था, तो हो सकता है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या तो अरेंज करने के लिए लगा दे। एम टू ब्रिंग अ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। NJC इंक्लूड 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, ये पढ़ने की इसे जरूरत नहीं है, मगर आप देख लीजिए, बस ये याद रखिए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, NJC इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलिए 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर चलता है। कहाँ गया भैया, वाह, ठीक है, 100 नहीं ऐड किया, मैं बाद में आपको बता देता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, 101 के ऊपर चल लेते हैं। फिर 101 के ऊपर क्या इंट्रोड्यूस किया था, GST। 100 क्या था, बांग्लादेश और इंडिया के साथ में जो बॉर्डर ट्रीटी थी वो हुआ था उसके अंदर। तो 101 में क्या ऐड किया है, GST को लाया गया था। अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स रिप्लेसमेंट, वन टैक्स वन नेशन करके ये था। एम टू रिमूव टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट, क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल। पहले चलता था वैल्यू एडेड टैक्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई मटेरियल है तो ये स्टेट भी टैक्स करता था, ये स्टेट भी टैक्स करता था, अगर तीसरे स्टेट में गए तो वो भी टैक्स करता था, तो वैल्यू ऑलरेडी बहुत हाई हो जाती थी। और एक स्टेट दूसरे स्टेट में फ्री ट्रेड ही नहीं कर पा रहा था, तो ऑलरेडी आर्टिकल, कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो रहा था वो आप मुझे कमेंट करके बताना। और फ्री ट्रेड करके कौन से अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस भी हुआ था। एम टू रिमूव टैक्स कास्केडिंग, ये तो हो गया था। अ गेव कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। Abolish decentralized goods
कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था। सेटअप जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल में सबसे ज्यादा पावर यूनियन मिनिस्टर की स्टेट की, ये बताना मुझे। अमेंडमेंट 7th शेड्यूल ऑन अलाइंड टैक्स पावर विथ जीएसटी रेजिम, ठीक है, ये 101 है। अब इसी के साथ में 102 क्या बोलता है? 102 gave a constitutional status of National Commission of a Backward Class, NCBC को। Insert Article 338B NCBC defining its structure, power and function, ठीक है। Removed जो अपना BC था, मतलब बैकवर्ड क्लास, related to duties from the National Commission for Backward Class Commission भी बनाया गया। आर्टिकल 324A ये ऐड किया गया आर्टिकल में। अब ये क्या करता है? प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई, क्या प्रेसिडेंट स्पेसिफाई है कि कौन सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कमीशन है फॉर ईच स्टेट और यूटी कॉन्स्टिट्यूशन विद गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूट करेगा गवर्नर के साथ। मेड एनसीबीसी सिमिलर इन स्टेटस टू एनसीएससी एंड एससी, ठीक है, ये दो है। और तीसरा एनसीबीसी को, सॉरी, शेड्यूल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कमीशन को भी ऐड किया गया था। और ये आर्टिकल 324A पूरे साल भर न्यूज में बहुत है। 102 भी हो गया। अब 103 के ऊपर चल रहे थे। 103 क्या था? EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और इसी के साथ में दो आर्टिकल में अमेंडमेंट किया था। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6, ठीक है, ये दोनों के 6 आया था आर्टिकल। अब मुझे इसके साथ ये बताइए, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 में क्या ऐड किया गया था? भाई रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। मैं बोला था आपको 3 बार यहाँ पे रिवाइज करूंगा, मैंने 2 बार तो करवा दिया है। 1 मिनट भी अगर आपने स्किप किया ना तो आपका ही नुकसान है। अपील्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2022, ठीक है, चलिए ये तो बस ठीक है। तो 103 तक हो गया, 104 भी हो गया है। 104 कहाँ है भैया? 104 लिख रहे हैं। चलिए 105 के ऊपर चलते हैं। 105 क्या है? ये रिस्टोर करता है द पावर ऑफ स्टेट टू आइडेंटिफाई द नोटिफाई अ सोशो एजुकेशन बैकवर्ड क्लास, ठीक है। फिर क्लासिफाइड द प्रेसिडेंट लिस्ट अंडर द आर्टिकल 324A इज द ओनली फॉर द सेंट्रल लिस्ट, जिसके ऊपर अभी केस भी चल रहा था। स्टेट यूटी कैन मेंटेन देयर ओन SEBC, जिसके ऊपर अभी केस चल रहा था। अब सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में हर बार तो फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा। वॉज पास द नलिफाई द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड द मराठा रिजर्वेशन केस, ठीक है। ये मैंने आपके बोलने पे ये सब कुछ लाया, ठीक है। अब 106 क्या था? नारी वंदना था। क्या करता था? रिजर्वेशन दे रहा था। कितना %? किसके अंदर? लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्या राज्यसभा में दे रहा था? मुझे कमेंट करके बताना। और कहाँ पे रिजर्वेशन? क्या पंचायत में दे रहा था? क्या पंचायत में दे रहा था कि नहीं दे रहा था? अर्बन लोकल बॉडीज में दे रहा था कि नहीं दे रहा था? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अब आपको यहाँ तक जो दिख रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लग रही है, आपके सामने एक है और पूरा रिवाइज करवा के दिया जा रहा है आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, पार्ट 1 क्या है? यूटीज, कहाँ पे? आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 में क्या? सिटीजनशिप 4 to 1। अब देखिए, मैं याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। मैंने माइंड मैप आपके साथ में प्रोवाइड कर दिया, आप एग्जाम के कुछ आधा घंटा पहले भी देख लोगे तो याद हो जाएगा। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, स्टोरी फॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज है, सबसे पहली एक नेशन को बनता है तो क्या लगता है? यूनियन। तो आर्टिकल 1 to 4 में हो गया। उस नेशन में कौन लोग रहेंगे? एज ए सिटीजन रहेंगे। तो पार्ट 2 में आएगा सिटीजन, आर्टिकल 5 to 11 हो गया। उस सिटीजन को तो फंडामेंटल राइट से कुछ राइट से ही है, तो आ गया हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 to 35 होगा। अब फंडामेंटल राइट्स तो आ गया, अब उसी के साथ में उनकी कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनेगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया जो स्टेट को भी बनाना पड़ेगा। किसके लिए? पब्लिक के लिए। तो आर्टिकल 36 से 51 तक आ गया। अब इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो बन गया, मगर अब इसके साथ हमारी भी तो कोई ड्यूटी बनती है एज ए गवर्नमेंट की तरफ कि हम भी एक चीज को फॉलो करें। वो आ गया हमारा पार्ट 4A में। अब इसके साथ ये मुझे बता दीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, किससे इंस्पायर होकर लिया गया, ठीक है। पार्ट 4 में क्या है? हो गया, सॉरी। अब पार्ट 5 में क्या आएगा? अब ये सब तो चल रहा है, अब बड़े लेवल पे हमें यूनियन गवर्नमेंट भी बनानी पड़ेगी। तो पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट आ गई, जो पार्ट 50 आर्टिकल 52 से 51 है, जिसमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। पार्ट 5 के बाद अब पार्लियामेंट तो बन गया, स्टेट सेंट्रल लेवल पे, अब स्टेट लेवल पे लाना पड़ेगा। तो पार्ट 6 में आता है स्टेट एंड यूटीज में, और स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, जो कि आर्टिकल 152 से 237 तक है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं पार्ट 7 में। पार्ट 7 में क्या था? जिसको रिपील कर दिया गया था, और ये हुआ था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है।
पार्ट बी के स्टेट थे सबको, उसको हटाया गया 7th को। फिर आया पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज आई। अब यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, अब यूनियन टेरिटरीज आ गई। इसके लिए आर्टिकल 239 से लेकर 242 यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। अब इसी के बाद आता है पार्ट 9। पार्ट 9 में कुछ रिफॉर्म आए, जैसे पार्ट 9A आया, पार्ट 9B आया। तो पार्ट 9 में क्या था, एक तो ये था कि ये पंचायत था, तो आर्टिकल 243O था, ठीक है, ये पंचायत हो गया। अब इसमें से अमेंडमेंट होके आया था हमारा पार्ट 9A। इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, म्युनिसिपैलिटी। आपको पता होगा म्युनिसिपैलिटी कौन सा अमेंडमेंट से आया था, कमेंट करके बताना। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243ZG तक, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल आया, फिर आया था पार्ट 9B। इसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ऐड किया गया था, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 243ZH और आर्टिकल 243ZT को ऐड किया गया था। ध्यान से सुनते रहना बस। पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल एरियाज को अनाउंस किया गया था। आर्टिकल 244 है और आर्टिकल 244A एज इट इज गवर्नमेंट एज इट इज, ये पूछता भी है। और कौन करता है शेड्यूल एरिया को अनाउंस, गवर्नेंस ऑफ द शेड्यूल एरियाज। कहाँ से गया था, यहाँ से गया था। अब मुझे ये बताया शेड्यूल एरिया कौन अनाउंस करता है, ठीक है। फिर पार्ट 11 में पार्ट 5 को ऐड कर दीजिए, पार्ट 5 को ऐड कर दीजिए और पार्ट 6 को ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू 11 है। तो 11 क्या है हमारा, यूनियन और स्टेट का रिलेशनशिप। आर्टिकल 245 से 263 तक है। फिर आता है पार्ट 12। पार्ट 12 में क्या आता है, फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, शूट्स है। आर्टिकल 264 से लेकर 308 तक, ठीक है। इतना याद हो गया, ये पूछा भी है पार्ट 12 में क्या और पूछा भी गया, ठीक है। पार्ट 13 में क्या, ट्रेड एंड कॉमर्स। आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। फ्री ट्रेड विद इंडिया, विद इन इंडिया, ये कहाँ पे था, कौन सा अमेंडमेंट से आया था, मैंने ऊपर बताया था, बता देना, ठीक है। 13th हो गया, अब 14th के ऊपर चलते हैं, ठीक है। चलिए 14th में इससे एक उसका पार्ट भी निकला था, किससे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, पार्ट 14 क्या बोलता है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 302 टू 328 तक, ठीक है। और यहाँ से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना था ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो जज बैठता है उसको अपॉइंट कौन करता है, कमेंट करके जरूर बताना। भाई बहुत मेहनत लग गई यार, चलिए। और भाई पढ़ा रहा हूँ ना, निकाल के लेके आना प्रीलिम्स, बिना मतलब की बकैती नहीं चाहिए। प्रीलिम्स मुझे निकला हुआ चाहिए, जिन लोग ने भी देखा है और जिनको लगता है उनका निकल भी रहा है, थम्स अप जरूर मारना, लाइक, ठीक है। चलिए पार्ट 15 पे चलते हैं, इलेक्शन। आर्टिकल 324 329A, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन और सर्टेन क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया, जो SC ST एंग्लो इंडियंस हो गया, और एंग्लो इंडियंस को रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया। अब बताइए मुझे कौन सा अमेंडमेंट से हटाया गया, मैंने ऊपर बताया था, एक हिंट दिया था, ठीक है। चलिए पार्ट 17 के ऊपर ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आर्टिकल 343 और आर्टिकल 351, ठीक है। अब इसमें कौन सी 22 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, इस दर मैंने ये लिख दिया। आसाम है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, ओरिया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधु है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो है, संस्कृत है, मैथिली है और डोगरी है। हर एक का इसमें सीरीज वाइज लगा दिया है। अगर आपको लगता है कि मुझे अमेंडमेंट प्रोवाइड करना चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसके अंदर अमेंडमेंट को भी ऐड करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक, ठीक है। तो कितनी इमरजेंसी होती है, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। पहली नेशनल इमरजेंसी, दूसरी प्रेसिडेंट रूल, तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी है, ना लगा। पार्ट 9 में मिसलेनियस है, आर्टिकल 361 से लेके 367। मिसलेनियस में प्रोटेक्शन टू द प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया, अदर एक्टिविटी को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 एज इट इज 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा है। टोटल 106 अमेंडमेंट अभी तक हो चुका है। और कितना बिल था 106 अमेंडमेंट, ये मुझे जरूर बताना, ठीक है। पार्ट 21 क्या है, टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल 369 392 में। पार्ट 22 में क्या है, पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और रिपील करके रखा है, आर्टिकल 339(3) और 395 में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिटेशन है, रिपील प्रोविजन ऑफ द लॉ, ये हो गया आपका ये पार्ट 22 तक। इसके साथ आपका पार्ट खत्म, मैंने पार्ट का एक लॉजिक के साथ आपको बता भी दिया। अब चलते हैं शेड्यूल पे।
और इसके ट्रिक भी बहुत सारे आपको इंटरनेट पे मिल भी जाएंगे, ठीक है। चलिए, शेड्यूल 1 क्या है? नेम ऑन टेरिटरी, सेम चीज है जैसे कि मैंने बताया। सबसे पहले क्या बनेगी, एक टेरिटरी का नाम आएगा, उस टेरिटरी बनेगी, तो शेड्यूल 1 में ऐड हो रहा है। उसके बाद उस शेड्यूल में जितने लोग काम करने वाले लोग रहेंगे उनकी सैलरी होगी, तो यहाँ पे आ जा रहा है। उस सैलरी तो कर ही रहे, अब इसके साथ लेजिस्लेचर भी चला, उस लेजिस्लेचर में उनको ओथ तो दिलवाना पड़ेगा, तो पार्ट 3 में ओथ आ जाता है। किस कौन कौन देगा? एमपी देंगे, एमएलए देंगे, जजेस देंगे, ठीक है। क्या प्रेसिडेंट देगा कि नहीं इसमें? ये क्विक वाला क्वेश्चन है। अब मुझे बता दीजिए कि प्रेसिडेंट ओथ कहाँ पे लेता है, मतलब कौन शेड्यूल में आता है कि कोई आर्टिकल में आता है? अगर आर्टिकल में आता तो कौन से आर्टिकल में आता है, और शेड्यूल में नहीं आता तो क्यों नहीं आता, ये भी सोचिए। देखिए, मेरा काम है कि आपका थॉट प्रोसेस बढ़ाना, ठीक है। शेड्यूल 4 में चलते हैं, ठीक है। शेड्यूल 4 में क्या? राज्यसभा सीट्स, एलोकेशन ऑफ अ सीट्स इन द राज्यसभा टू अ सीट एंड यूटीज में पूरा कंट्रीब्यूशन करके बताएगा। पार्ट 5 में चल रहे ट्राइबल एरिया, मेनलैंड के ऊपर से। इसमें क्या है? प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल स्टेट्स है। गवर्नर्स पावर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर द आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एटीएम नो मनी, क्या है? एटीएम नो मनी, ठीक है। तो एटीएम में क्या हो जाता है? आपका आसाम आ गया, मेघालय आ गया, मणिपुर सॉरी मिजोरम आ गया, त्रिपुरा आ गया, ठीक है। और नो मनी मतलब मणिपुर नहीं है, बस एटीएम नो मनी। चलिए, 6 शेड्यूल भी हो गया। 7 शेड्यूल क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, लिस्ट बनाई थी। कौन सी? 3 लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और एक होती है रेसिड्यूरी लिस्ट। अब रेसिड्यूरी लिस्ट कौन से आर्टिकल में मेंशन है, या कौन से अमेंडमेंट से आई है, या कहां से उसका कॉन्सेप्ट लाया गया, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना। शेड्यूल 8 में क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22 है। ओरिजिनल के पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 14। कितना डिटेल में बनाया ना नोट्स को, हमारी टीम ने इसके पीछे बहुत मेहनत किया। एटलीस्ट टीम के लिए एक लाइक करके जाना, ठीक है। शेड्यूल 9 है, लैंड एंड एग्रीकल्चर लॉज बनाई है। लॉ प्रोटेक्टेड फॉर जुडिशियल रिव्यू, एडेड टू अ सेफगार्ड लैंड रिफॉर्म एक्ट। पोस्ट केशवानंद भारती केस हुआ था जिसमें जुडिशियल रिव्यू को बताया गया था और इंट्रोड्यूस भी हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल बताया था आपको। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1958 से ऐड किया गया था। कौन सी गवर्नमेंट थी ये मुझे आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। आपको मुझे बताना है। 11th शेड्यूल से क्या आया था? पंचायती राज आया था। तो पावर, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, 29 सब्जेक्ट लिस्ट है। कितने लिस्ट है? 29 सब्जेक्ट लिस्ट। पार्ट 12 है, म्यूनसिपालिटी से ऐड हुई थी, 18 सब्जेक्ट लिस्ट ऐड हुए थे, ठीक है। ये हो गया आपका ये। और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर चल लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हूँ एक वीडियो में, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं ऊपर से फटाफट बोलते जाऊंगा, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सुनना रहेगा, मतलब सुने को भी नहीं तो भी ठीक है, मगर इसको आप देख लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, बस आपको ये देखना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलता है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर जो न्यू आर्टिकल ऐड हुए थे। सबसे पहला है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, आर्टिकल 31A 31B ऐड किया गया है, ठीक है। इसमें क्या था? प्रोटेक्टेड लैंड रिफॉर्म लॉज और 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था। दूसरा है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 से क्या ऐड किया था? आर्टिकल 371F। इससे क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? सिक्किम बिकम द फुल स्टेट ऐड हो गया था। आर्टिकल 39 से सॉरी अमेंडमेंट 39 से जो 1975 का है उससे क्या ऐड हुआ था? आर्टिकल 329 को रिपील कर दिया गया था। अ सील्ड पीएम इलेक्शन फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू था, हटा दिया गया 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 है। इसमें आर्टिकल 31C, 39A, 51A। 51A कौन सा है? 39A कौन सा है? जिसमें मैं नालसा के बारे में, और 31C कौन सा है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी प्राइमेसी रख दिया गया था, मतलब इसी अमेंडमेंट के थ्रू पे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को ओवरपास करके ऊपर आ गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 300A को रिपील करके सॉरी आर्टिकल 300A को ऐड किया गया था और राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी बिकम अ लीगल राइट, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? लीगल राइट है। आर्टिकल 300A में एज इट इज मेंशन है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आर्टिकल 239AA, आर्टिकल 239AB, इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? 69 कॉन्स्टिट्यूशन एनसीटी। एनसीटी क्या बोले तो दिल्ली के एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी अनाउंस कर दिया गया था। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्या अनाउंस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ,
कौन सा अमेंडमेंट से? 69 कॉन्स्टिट्यूशन। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 243 से लेकर 243O 11 शेड्यूल पंचायती राज, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से आर्टिकल 243P 243ZG और 12 शेड्यूल ऐड किया गया था। आर्टिकल 86 से 21A, देखिए मैंने सब तो लिख दिया यहाँ पे, आप देख लीजिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या इंट्रोड्यूस ऐड किया गया था? आर्टिकल 75(1)A, आर्टिकल 164(1)A और आर्टिकल 361B। ये क्या है? एक तो है मिनिस्ट्री की साइज लिमिट, एंटी डिफेक्शन टाइटनिंग, एंटी डिफेक्शन के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविजन लिया गया था 2/3 वाला, जो मैं अभी आपको बताया था। इसके पहले कहाँ पे आया था एंटी डिफेक्शन, कौन सा अमेंडमेंट से आया था और किस प्राइम मिनिस्टर ने उसको इंट्रोड्यूस भी किया था, ठीक है, आपको बताना है। 97th आर्टिकल 43B और आर्टिकल 243H Z2 कोऑपरेटिव सोसाइटी था, कौन सा? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। जो अमेंडमेंट ऊपर नहीं कवर किया मैंने इधर नीचे भी कवर करवा दिया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या था? आर्टिकल 43B, 43B कहाँ था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आया। फिर आर्टिकल 269A 279A एज इट इज याद कर लीजिए, पूछ लेता है तो दिमाग घूम जाता है एक ऑप्शन देकर। अमेंडमेंट 102 में क्या आया था? 101 में जीएसटी आई थी, आर्टिकल 246A 269A 279A। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 338B 342A आया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आया था। इसी के साथ मुझे ये जरूर बताना कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है एमपी और एमएलए का होता है, ठीक, हाँ एमपी और एमएलए का हो रहा है, तो लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कौन सा इंट्रोड्यूस किया था? पहली चीज। दूसरी चीज, जो 15% लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ रखी गई थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो कौन से अमेंडमेंट, कौन से आर्टिकल में आता है एज ए सेंट्रल में और एज ए स्टेट लेवल पर, ठीक है। मुझे 2 आर्टिकल आपको बताने और आपको मुझे 2 आर्टिकल बताना है और ये कमेंट में जरूर करना, बाकी सबको भी मदद मिलेगी। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशन दिया गया 10% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल, जिसमें 15(6) और 16(6) आया। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 330 और 332A आया गया, 33% रिजर्वेशन दिया गया। इसी के साथ में आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सब इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करवा दिया गया, ठीक है। ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो अदर सब्जेक्ट के ऊपर भी हम लाएंगे। बस हमें सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। जितने लोग आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे अमंग्स योर फ्रेंड्स, तो हमें बेनिफिट होगा एंड आपको भी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए जरूर, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।